करते हैं सेंसेशन और परसेप्शन को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो संवेदना है वो प्रत्यक्षण से पहले होने वाली प्रक्रिया है। इसे एक सरल प्रक्रिया माना जाता है। सेंसेशन में हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। सेंसेशन में हमारे सामने कोई उद्दीपक होता है, उसका हमें आभास मात्र होता है, यानी कि ये प्रत्यक्षण की प्रारंभिक अवस्था होती है। इस मान लीजिए जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी कि अगर आपकी आँखों ने कुछ देखा, कान ने कुछ सुना, ये सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में जाती हैं और हमें उस चीज़ का आभास होता है, आभास मात्र होता है। इसको इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं और कमरे का दरवाज़ा बंद है। अगर आपके कमरे के बाहर से कोई गुजरा तो उसके पैरों की आवाज़ को सुनकर के आपको ये महसूस हो जाता है, आपको ये आभास हो जाता है कि ज़रूर बाहर से कोई जा रहा है या बाहर कोई खड़ा है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि वहाँ पर कौन है। तो हम समझ सकते हैं कि जो संवेदना है, इसके माध्यम से हमें किसी उद्दीपक का आभास मात्र होता है। इसके अतिरिक्त जो संवेदना के बाद होने वाली प्रक्रिया है, उसे हम प्रत्यक्षण कहते हैं। प्रत्यक्षण को आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके सामने कोई उद्दीपक उपस्थित हुआ, उस उद्दीपक को आपने देखा, सूचनाएं मस्तिष्क में गई और उसके प्रति आपने प्रतिक्रिया करी, यानी कि संवेदना और प्रतिक्रिया के करने की जो बीच की अवस्था होती है, उसे हम प्रत्यक्षण कहते हैं। अब हमने जो पहला उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया था कि आप किसी कमरे में बैठे हैं, दरवाज़ा बंद है, बाहर से कोई गुजरा, आपको पैरों की आहट सुनाई दी और आपको ये महसूस हुआ कि बाहर कोई है, तो ये संवेदना है। लेकिन अब आप इसको किसी न किसी चीज़ के संग जोड़ के देखते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि आपकी मम्मी की पैरों की पायल की आवाज़ कैसी है, आपकी अगर माँ बाहर आ रही हैं तो उनकी चूड़ी की आवाज़ आती है, तो आप उसको किसी चीज़ के संग कनेक्ट करके अगर सुनते हैं तो आपको महसूस हो जाता है कि हाँ, शायद आपकी माता बाहर खड़ी हैं, या फिर किसी और तरह से आप उसको किसी चीज़ के संग जोड़ के देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि हाँ, ये कोई बाहर खड़ा है। तो इसको हम प्रत्यक्षण कहते हैं। जब आपकी संवेदना, आपकी ज्ञानेंद्रियों ने सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाई, आपको उस चीज़ का आभास हुआ, उसको आपने महसूस किया कि कौन है और आपके ब्रेन ने आपका काम करना शुरू किया और आपको उसका प्रत्यक्षण हो गया कि हाँ, बाहर फलाना व्यक्ति खड़ा है, तो इसे हम प्रत्यक्षण कहते हैं। प्रत्यक्षण में जो कुछ विशेषताएं होती हैं वो इस प्रकार होती हैं कि प्रत्यक्षण में उद्दीपक का होना बहुत अनिवार्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब तक हमारे सामने कोई उद्दीपक नहीं होगा तब तक हमें उस वस्तु का प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। उद्दीपक का अर्थ आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे बाहरी उद्दीपक होते हैं, जैसे पेड़, पौधे, घर, मेज़, किताब, ये बाहरी उद्दीपक हैं। इसी के साथ ही साथ कुछ आंतरिक उद्दीपक होते हैं, जैसे हमारी दिल की धड़कन, पेट की ऐंठन, ये सब कुछ आंतरिक उद्दीपक हैं। यानी कि प्रत्यक्षण की होने के लिए उद्दीपक का होना बहुत अनिवार्य है। जब तक उद्दीपक नहीं होगा तब तक आप किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते। इसके अलावा जो प्रत्यक्षण है वो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, यानी कि एक संज्ञानात्मक मानसिक अवस्था है। इसे संज्ञानात्मक मानसिक अवस्था इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमें इसमें उद्दीपक का ज्ञान होता है। क्योंकि हमें उद्दीपक का ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये एक प्रकार की संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया। इसके अलावा जो प्रत्यक्षण है वो एक सेलेक्टिव प्रोसेस है, ये एक चयनात्मक प्रक्रिया है। चयनात्मक प्रक्रिया इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे सामने, हमारे वातावरण में बहुत सारे उद्दीपक उपस्थित होते हैं, लेकिन हम सभी का प्रत्यक्षीकरण नहीं करते। हम उन्हीं उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करते हैं जो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं या जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं या जिनका हम प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं। इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप बाज़ार जा रहे हैं, बाज़ार में बहुत सारी शॉप्स होती हैं और बहुत सारी शॉप्स के ऊपर बहुत सारे उनके दुकानों के नाम लिखे हुए होते हैं, लेकिन आप उन्हीं दुकानों का, उन्हीं नामों का प्रत्यक्षीकरण पहले करते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं। जो छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं उनका प्रत्यक्षीकरण बहुत देर से या बहुत बाद में करते हैं। जो बड़े अक्षर होते हैं वो एकदम हमारी नज़रों के सामने आ जाते हैं और इस तरीके से हम उनका प्रत्यक्षीकरण पहले कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो प्रत्यक्षीकरण है वो एक चयनात्मक प्रक्रिया है। इसके अलावा प्रत्यक्षीकरण की और भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे गेस्टॉल्ट सिद्धांत की। जो प्रत्यक्षीकरण का गेस्टॉल्ट सिद्धांत है, ये मानता है कि हम किसी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप में करते हैं, एज अ होल करते हैं, आधा अधूरा नहीं करते। अभी आपके सामने एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें
आपको डॉट 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 करके कुछ लाइंस बनी हुई दिखाई दे रही हैं। ये पूरी लाइनें नहीं हैं, ये डॉट डॉट के बने हुए हैं, लेकिन आप इनका जो प्रत्यक्षीकरण करेंगे तो एक वृत्त के आकार में और एक वर्ग के आकार में करेंगे। लेकिन आप इनका वृत्त के आकार में, वर्ग के आकार में प्रत्यक्षीकरण क्यों कर रहे हैं? ये तो आधी आधी कटी हुई लाइनें हैं। इसीलिए गेस्टॉल्टवादियों का कहना था कि हम किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप में करते हैं। मान लीजिए आप एक बाग में जाते हैं, वहाँ पर आपको एक फूल दिखाई देता है। आप कभी ये नहीं कहते कि कुछ गुलाबी पत्ते हैं, एक डंडी है, 2 पत्ते हैं और कुछ कांटे हैं। आप ऐसा कहते हैं? आप नहीं कहते। आप क्या कहते हैं? हमने गुलाब का फूल देखा। हम किसी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप में करते हैं, ऐसा गेस्टॉल्टवादियों का मानना था। गेस्टॉल्टवाद का प्रतिपादन 3 मनोवैज्ञानिकों ने किया, जो कि जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1920 में गेस्टॉल्ट स्कूल की स्थापना की थी, जिसमें वर्दाइमर, कोहलर और कुफ्का के नाम प्रमुख हैं। जो वर्दाइमर थे, उन्होंने आकृति पृष्ठभूमि के सिद्धांत में बहुत अधिक कार्य किया, फाई घटना के लिए बहुत अधिक कार्य किया। तो गेस्टॉल्टवादियों का यही मानना था कि हम किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण आधा ना करके, अधूरा ना करके पूर्ण रूप में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने अभी मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ, मेरा फेस आपको दिख रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे 2 आँखें, 1 नाक, 1 मुँह, कुछ बाल दिखाई दे रहे हैं। आप ये कहेंगे कि मुझे एक चेहरा दिखाई दे रहा है। तो यही गेस्टॉल्टवाद का सिद्धांत था। वो यही मानते थे कि हम किसी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप में करते हैं। जैसे भी अगर आपको सामने चित्र दिखाई दे रहा है, ये आधे अधूरे कुछ तिरछी लाइंस हैं, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे। आप कहेंगे कि हमें एक स्टार दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे कि हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है, ये सिद्ध करता है कि हम किसी वस्तु का प्रत्यक्षण पूर्ण रूप में करते हैं। जो गेस्टॉल्टवादी थे, उन्होंने अपने प्रत्यक्षण के सिद्धांत की व्याख्या उसको 4 भागों में बांटकर की थी। पहला था आकृति पृष्ठभूमि का सिद्धांत। आकृति पृष्ठभूमि का सिद्धांत हमें ये बताता है कि अगर हमारे सामने कोई आकृति जो उभरी हुई होती है और जो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, उसका प्रत्यक्षण हम आकृति के रूप में करते हैं। और जो उभरी हुई नहीं होती और अस्पष्ट होता है जो चित्र, उसका जो प्रत्यक्षण है, उसे हम पृष्ठभूमि के रूप में करते हैं। अभी मैं आपके सामने हूँ, मैं आपको दिखाई दे रही हूँ और मेरे पीछे का बैकग्राउंड भी आपको दिखाई दे रहा है। आपको मैं स्पष्ट दिखाई दे रही हूँ, साफ दिखाई दे रही हूँ, तो मेरा प्रत्यक्षीकरण आप आकृति के रूप में करेंगे। और जो मेरे पीछे का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो मुझसे कम स्पष्ट है, इसलिए उसका आप प्रत्यक्षीकरण पृष्ठभूमि के रूप में करेंगे। यही आकृति पृष्ठभूमि का सिद्धांत था। इसमें आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपके इधर साइड में एक आपको 2 चेहरे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ऑरेंज वाले पार्ट को पृष्ठभूमि मानकर चलेंगे तो जो ब्लैक वाले पार्ट्स हैं आपको दिखाई देंगे कि 2 इंसानों के चेहरे आमने सामने हैं। लेकिन यदि आप काले वाले भाग को पृष्ठभूमि मानेंगे तो आपको एक गमला सा दिखाई देगा, एक वास दिखाई देगा। इसी के अतिरिक्त आप दूसरा चित्र अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 2 आकृति दिखाई दे रही हैं। अगर आप ऑरेंज वाले पार्ट को आकृति के रूप में देखते हैं तो ब्लैक वाला पार्ट आपको पृष्ठभूमि के रूप में दिखाई देगा। यानी कि आपको एक ऑरेंज पार्ट को देखने में आपको एक पुरुष की आकृति दिखाई देगी, और अगर आप ब्लैक वाले पार्ट को बैकग्राउंड मानेंगे तो आपको एक स्त्री की आकृति दिखाई देगी। इसे ही उन्होंने आकृति और पृष्ठभूमि का सिद्धांत कहा था, और इसी को उन्होंने पलटावी आकृति के रूप में इसकी व्याख्या भी की थी। पलटावी आकृति का अर्थ ये है कि उनका मानना था कि 35 सेकंड तक, 35 सेकंड्स तक यदि आप ब्लैक वाले पोर्शन को पृष्ठभूमि मानेंगे तो आपको जो ऑरेंज वाला पोर्शन है वो आकृति के रूप में दिखाई देगा, और जैसे ही 35 सेकंड व्यतीत होंगे, अपने आप ही आपको जो आकृति दिखाई दे रही थी वो पृष्ठभूमि के रूप में दिखाई देने लगेगी, और जो पृष्ठभूमि दिखाई दे रही थी वो आकृति के रूप में दिखाई देगी। इसीलिए इन्होंने इसको पलटावी आकृति कहा था। इसके बाद इन्होंने जो अपने सिद्धांत की व्याख्या दूसरे प्रकार से की, उसमें इन्होंने बोला कि प्रत्यक्षणात्मक संगठन के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला भाग था परिधि नियम और दूसरा भाग था केंद्रीय नियम। परिधि नियम के अंतर्गत उन्होंने कुछ नियम बताए, जिसमें आप देख सकते हैं कि समानता का नियम, उत्तम सात्य का नियम था। इसके अतिरिक्त उत्तम गति का नियम था। बहुत सारे इन्होंने नियम बताए। इसके अलावा जो उन्होंने पहला नियम इसमें बताया वो उन्होंने क्लोजर यानी कि बंदी का नियम बताया। इसमें इनका मानना था कि जो हमारे सामने उद्दीपक प्रस्तुत होते हैं, यदि वो पूर्ण ना भी हों
तो उनको पूर्ण करके हम उनका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जैसे कि आपको इसमें बहुत सारे बहुत सारे अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप इसका प्रत्यक्षीकरण अलग अलग ना करके एक संग करते हैं और आपको एक स्टार के रूप में ये दिखाई देगा। यानी कि हमारे सामने अगर बहुत सारे उद्दीपक अधूरे भी होते हैं तो हम उनको पूर्ण कर कर उनका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। इसके बाद जो उन्होंने अगला बताया था वो है समानता। समानता में इनका ये मानना था कि जो हमारे सामने उद्दीपक एक समान होते हैं, यानी कि जो एक जैसे होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, उनका प्रत्यक्षीकरण हम उन्हें एक साथ संगठित करके करते हैं, और जो उद्दीपक उनसे अलग होते हैं उनका प्रत्यक्षीकरण हम अलग तरीके से करते हैं। अगला नियम उन्होंने बताया, वो हमें बताया प्रॉक्सिमिटी का। इसमें जो उद्दीपक एक साथ होते हैं, यानी कि एक साथ आपको दिखाई देंगे, उनका प्रत्यक्षीकरण आप उनको एक साथ संगठित करके करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो अगला प्रत्यक्षीकरण का जो नियम बताया वो था उत्तम सात्य का नियम। उत्तम सात्य के नियम में उन्होंने ये बताया कि जो उद्दीपक एक दिशा में गति कर रहे होते हैं उनका प्रत्यक्षीकरण हम एक साथ करते हैं। आपने कभी कभी आकाश में चिड़ियाओं को उड़ते हुए देखा होगा, कभी कभी आपने महसूस किया होगा जो चिड़ियाएं एक साथ एक लाइन में उड़ती हैं और कुछ चिड़ियाएं अलग उड़ रही होती हैं, तो हम उन सभी को एक साथ उनका प्रत्यक्षीकरण ना करके जो एक लाइन में चिड़ियाएं उड़ रही होती हैं उनका प्रत्यक्षीकरण एक साथ करते हैं, और जो अलग उड़ रही होती हैं उनका प्रत्यक्षीकरण अलग करते हैं। अर्थात जो उद्दीपक एक गति में, एक दिशा में गति कर रहे होते हैं उनका प्रत्यक्षीकरण हम एक साथ करते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया सामान्य गति का नियम। इसमें उन्होंने बोला कि हमारे सामने बहुत सारे उद्दीपक होते हैं, लेकिन हम जब उनका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जब उनमें गति हो रही होती है तो हम उनका प्रत्यक्षीकरण अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि अभी आप इस इमेज में देख रहे हैं, आपको बहुत सारे बिंदु दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसमें गति उत्पन्न कर दूं तो आपको एक जानवर की जो चित्र है वो दौड़ता हुआ दिखाई देगा और आप उसका प्रत्यक्षीकरण एक जानवर के तौर पे करेंगे। लेकिन अभी आप ये देख रहे हैं कि आपको सिर्फ दौड़ दिखाई दे रहे हैं, दौड़ के अलावा आपको इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इसमें जब गति होगी तो आप इसका जो प्रत्यक्षीकरण है वो एक जानवर के रूप में करेंगे। इसके बाद इन्होंने कुछ परिधीय नियम बताए। परिधीय नियम में इन्होंने बताया था अर्थ का नियम, वृत्ति का नियम और अर्थगर्भता का नियम। इसमें जो गेस्टॉल्टवादी थे उनका ये मानना था कि जिन चीज़ों का हमें अर्थ पता होता है या हमें पहले से उनके बारे में जानकारी होती है उनका प्रत्यक्षीकरण हम जल्दी कर लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ THISISBOOK, आपको पता है कि THIS दिस है, IS इस है और BOOK बुक है, तो आप इसको एक साथ प्रत्यक्षीकरण ना करके तोड़ तोड़ के इसका अलग अलग प्रत्यक्षीकरण कर लेंगे कि ये इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, इसके अर्थ के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो आप उसका प्रत्यक्षीकरण उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो उन्होंने बताया था वो था वृत्ति का नियम। गेस्टॉल्टवादियों का ये मानना था कि हम एक मेंटल सेट को बना के पहले से चलते हैं और उसी हिसाब से हम किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ बादल, आज, कल, परसों, इसका कोई अर्थ आपकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि राम आम बाज़ार लाना, राम आम बाज़ार लाना, तो आप समझ जाएंगे कि राम आम बाज़ार से लाता है या ला रहा है या लाएगा। इसका अर्थ आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ समझ जाएंगे। तो इसी को उन्होंने वृत्ति का नियम कहा था। ऐसे ही गेस्टॉल्टवादियों ने एक 5 फिनोमिना की बात कही थी। उन्होंने समाकृतिकता का नियम हमें बताया था। समाकृतिकता का नियम के अंतर्गत उन्होंने बताया कि हम जब प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो उसमें 2 तरीके के क्षेत्र कार्य करते हैं, एक प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक क्षेत्र और दूसरा मस्तिष्क क्षेत्र। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक क्षेत्र हमेशा बड़ा होता है और मस्तिष्क क्षेत्र हमेशा छोटा होता है। आप जब किसी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, मान लीजिए आप इस टेबल का प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है, लेकिन जो इसका मस्तिष्क क्षेत्र आपके सामने बनेगा, आपके मस्तिष्क में बनेगा, वो बहुत छोटा बनेगा। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, लेकिन उस भारत देश का जो नक्शा आप अपनी कॉपी में, किताब में बनाते हैं, वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उस पूरे छोटे से नक्शे में आप पूरे भारत को वर्गीकृत कर सकते हैं। बस ठीक उसी तरह से हमारा जो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है
और उसी के जो उसी का मस्तिष्क क्षेत्र हमारे मस्तिष्क में बनता है, बहुत छोटा बनता है और उसी हिसाब से हम किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने 5 फिनोमेना, वर्दाइमर ने 5 फिनोमेना की व्याख्या की थी। वर्दाइमर का कहना था कि जब हमारे सामने कुछ उद्दीपक प्रस्तुत होते हैं और उनमें गति उत्पन्न होती है तो उसका हमारे प्रत्यक्षीकरण पर फ़र्क पड़ता है। इसका जो एक कोहलर ने प्रयोग करके समझाया था, उनका कहना था कि आप जब अपने घरों में लाइट लगाते हैं, बिजली की मालाएं लगाते हैं, दिवाली पर भी आपने देखा होगा कि आप अपने घरों में लाइट लगाते हैं तो एक बल्ब जलता है, वो बंद होता है, दूसरा जलता है, वो बंद होता है, तीसरा जलता है, वो बंद होता है। तो जलने बुझने के साथ उस पूरी माला में आपको गति होती हुई दिखाई देती है, वो मालाएं आपको भागती हुई दिखाई देती हैं, मूवमेंट करती हुई दिखाई देती हैं। तो इसी को उन्होंने 5 फिनोमेना की संज्ञा दी थी। उसमें कोई गति नहीं हो रही है, वो बल्ब बस जल रहा है, बुझ रहा है, लेकिन आप जब उसको देख रहे हैं तो आप उसमें गति का अनुभव कर रहे हैं, आप उसमें उनको दौड़ते हुए प्रत्यक्षीकृत कर रहे हैं। इसी को उन्होंने 5 फिनोमेना के आधार पर वर्गीकृत किया था। इसके अलावा उन्होंने जो अपने सिद्धांत का जो आखिरी भाग बताया था वो बताया था क्षेत्र बल। क्षेत्र बल के अंतर्गत उन्होंने 2 तरीके के बल बताए, संसंजक बल और अवरोधक बल। उनका कहना था कि हमारे दृष्टि क्षेत्र में, जो हमारा दृष्टि क्षेत्र होता है, उसमें 2 बल कार्य करते हैं, ससंजक बल और अवरोधक बल। ससंजक बल का जो मुख्य कार्य होता है वो आकृति के प्रत्यक्षीकरण में होता है। ससंजक बल के द्वारा हमें आकृति का प्रत्यक्षीकरण होता है। यदि ससंजक बल कार्य ना करे तो हमें आकृति प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। और जो दूसरा अवरोधक बल होता है उसके माध्यम से हमें पृष्ठभूमि का प्रत्यक्षीकरण होता है। ये पृष्ठभूमि के प्रत्यक्षीकरण में सहायक होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रत्यक्षीकरण क्या है, प्रत्यक्षीकरण के गेस्टॉल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया था और गेस्टॉल्ट सिद्धांत की व्याख्या कोहलर, कोफ्का और वर्दाइमर ने उन्हें 4 भागों में बांटकर किस प्रकार से की थी। तो यहाँ पर गेस्टॉल्ट उपागम समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे अगली कक्षा में, जिसमें हम इसके अगले कई सारे उपागमों को आपके सामने लेकर आएंगे।